डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का सेट ए हम लेके आए हैं और आपको इस सेट ए में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर्स बिल्कुल आपके जैसे वार्षिक एग्जाम में लिखे जाते हैं, लिखित रूप में भी आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ समझाने वाले भी हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आप इस प्रकार जिस प्रकार हम आपको बताने वाले हैं इस प्रकार का यदि आप लिख के आते हैं तो आपके वार्षिक एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे, है ना। ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, हर एक चीज़ को आपको बारीकी से समझना है। आप यदि ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझते हैं और ऐसा ही आप पेपर में करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक दिए जाएंगे। तो फिलहाल में हम आपको उसका थोड़ा सा दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको उनके क्वेश्चनों के आंसर लिखे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से आपको समझना है, पहले आपको इन क्वेश्चनों को हम समझाते भी चलते हैं, साथ ही साथ उनके आंसर्स भी आपको दिखाते चलते हैं किस प्रकार से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अज्ञेय जी को। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला पहले का ही, हरियल पक्षी की तुलना की गई है। तो हरियल पक्षी की तुलना किससे की गई है? तो कृष्ण से की गई है, कृष्ण जी से। हरियल पक्षी की तुलना से किसकी तुलना की गई है? तो कृष्ण जी की तुलना हरियल पक्षी से की गई है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, विभवानुभव व्यवचारी संयोगादर्श निष्पत्ति यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन द भरत मुनि जी की ये परिभाषा दी गई भरत मुनि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी, किसके द्वारा लगवाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका जो सही जवाब है नगर पालिका। नेताजी की मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस समास में प्रथम पद विशेष और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। कर्मधारय समास। कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी, जो भोलानाथ जी हैं उनके बाबूजी पाठ करते थे। तो किसका पाठ करते थे? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए रामायण का। किसका पाठ करते थे? रामायण का पाठ करते थे। तो चलिए अब हम इन वैकल्पिक क्वेश्चनों के आपको आंसर से दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको आपके वार्षिक एग्जाम में लिखने हैं। यदि आप ऐसे ही लिखते हैं तो निश्चिंत ही बहुत अच्छे नंबर आपको वार्षिक एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 के क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे लिखने हैं आपको। देखिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको प्रश्न क्रमांक ऐसा लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और साथ ही साथ यदि वो वैकल्पिक क्वेश्चन है तो सही विकल्प लिख देना है ना, और खाली स्थान है तो खाली स्थान लिख देना है। यहाँ जैसा कि प्रश्न क्रमांक 1 में क्या है, सही विकल्प है तो सही विकल्प लिख दिया, और प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर है अज्ञेय, तो अज्ञेय इस प्रकार से लिख देना है। दूसरा वाला क्वेश्चन है कृष्ण की, तो कृष्ण की लिख दिया। तीसरे का आंसर भरत मुनि, चौथे का आंसर नगर पालिका, पांचवें का कर्मधारय समास और छठवें का आंसर रामायण। तो इस प्रकार से आपको इनकी आंसर्स लिखने हैं। यदि यही फॉर्मेट आपके वार्षिक एग्जाम में ऐसे ही लगाते हैं क्वेश्चनों को तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर और प्रश्न क्रमांक 23 तक मिलने वाला है। और यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट भी चाहिए है तो टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ उसको ज्वाइन कीजिए। ये PDF आपको उस चैनल पर उस ग्रुप पर जरूर मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। आगे चलिए हम आगे आपको समझाते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आपको इसमें भरना है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, उत्साह एक खालिस्तानी गीत है। तो उत्साह एक आवाहन गीत है। कैसा गीत है? आवाहन गीत। बी वाला इसका जो बीच वाला आंसर इसका सही जवाब है। भावों को उद्दीप्त करने वाले
पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, जो प्रभातियां बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान मास से शुरू होती हैं। तो इसका जो सही जवाब है आपके सामने है ना, 3 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो कार्तिक मास है ना। इसका जो सही जवाब है लास्ट वाला ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले ही खालिस्तान दे दिया है। वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य बोलते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखा गया है। तो किस विधा में लिखा गया है ये आपको पता होगा, यात्रा वृतांत है ना। किस विधा में लिखा गया है? यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अब इसके आपको सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हम दिखा देते हैं किस प्रकार से आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने लिखे हुए हैं, रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थान। देखिए पहले का आवाहन इसमें सही था, दूसरे का उद्दीपन सही था, तीसरे का काव्य सही था, चौथे का कार्तिक मास सही था, पांचवें का निषेधवाचक सही था, और छठवें का यात्रा वृतांत सही था। तो इस प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी आंसर्स इसी प्रकार से चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपको हर एक प्रश्न पत्र का इसी प्रकार का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, है ना। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके पहले ही हमने वो अन्य सब्जेक्टों की वीडियो अपलोड कर दिए होंगे, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। जो भी क्वेश्चन सत्य है उसका सत्य बताना है और जो असत्य है वो असत्य बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो वीर व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। तो पहला कैसा हो जाएगा? गलत। पहला क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। तो दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड वाला कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। नाटक जो होता है गद्य की गौण विधा में नहीं आता है, इसलिए तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। चौथा, लखनऊ में बालम खीरा है ना, लखनऊ में बालम खीरा प्रसिद्ध है, ये कैसा है? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, चौथा वाला। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, ये भी सही जवाब है, ये भी सही लिखा हुआ है, सत्य हो जाएगा। लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, ये भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो इसके आंसर हम आपको चौथे के दिखा देते हैं, सॉरी तीसरे क्वेश्चन के आंसर हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से लिखने थे। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस प्रकार से आपको अपने वार्षिक एग्जाम में इसी प्रकार का फॉर्मेट यदि अपनाते हैं तो अच्छे नंबर दिए जाएंगे। देखिए, सत्य असत्य तीसरे के आंसर, सत्य असत्य, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा है। तो चौथे में क्या क्या आंसर्स हैं देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ियां मिलाकर आपको लिखना है। तो सही जोड़ियां आपको सीधे वहीं दिखा देते हैं जिसके सामने जो सही जवाब है वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ आप देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। सप्तक तो 7 दिनों के समूह को बोलते हैं, इसका घ नंबर हो जाएगा। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत को बताना का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? अन्योक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं? अन्योक्ति अलंकार। आपके सामने 4 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, दूसरे का 4 नंबर हो जाएगा। अगला, जिसे ज्ञान कम हो, जिसे ज्ञान कम हो उसे क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ।
क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। अगला देखिए, लोकोक्ति, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो इसका झा हो जाएगा, चौथे का झा नंबर। और श्रुति, श्रुति मतलब श्रुति का मतलब होता है ध्वनि, एक ध्वनि, सुनने की ध्वनि, शब्द ध्वनि, तो इसका शब्द ध्वनि हो जाएगा। खेदोम, तो खेदोम का हो जाएगा आपको देवी देवताओं का निवास स्थान को बोलते हैं खेदोम। आपको इनके आंसर दिखा देते हैं, अच्छे से देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। देखिए ये रहा आपका जोड़ियों को किस प्रकार से जोड़ियां बनाने हैं। दोनों जोड़ियों में आपको दोनों ही साइड की जोड़ियां लिख देनी है, ये ध्यान रखिएगा। यदि कई टीचर्स तो ठीक है वो सही कर देते हैं, जोड़ियां एक साइड की आपने लिख दी सही सही वाली, तो वो कुछ टीचर्स सही कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो सही नहीं मानी जाएंगी। आपको कोशिश करना है कि दोनों ही साइड की जोड़ियां लिखी जाएं आपके पेपर में, ठीक। पहला इसका जोड़िया सप्तक, तो सप्तक को मिला देना था आपको, 7 का समूह। दूसरा है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हो, तो उसको अन्योक्ति अलंकार। तीसरा, जिसका ज्ञान कम हो, काम नहीं लिखना तो गलत लिख दिया, जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ। चौथा, लोकोक्ति को क्या बोलते हैं, कहावत भी बोलती हैं। श्रुति शब्द ध्वनि के लिए आया है ना, श्रुति शब्द शब्द ध्वनि को ही बोलती हैं। और खेदम, खेदम देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, ये रहा 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन के आंसर से हम आपको एकदम डिटेल से बता रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर एक शब्द में लिखिए, एक वाक्य में लिखिए, है ना, एक वाक्य में पूछे गए हैं। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस कविता में प्रकाशित हुई है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है हंस पत्रिका। यहाँ हंस किस पत्रिका पूछा है, किस पत्रिका में प्रकाशित की गई है, तो किस पत्रिका में प्रकाशित की गई, हंस पत्रिका। आपको आंसर से आगे देखने वाले हैं, ठीक, देखने को मिल जाएंगे, लिखे लिखा है, तो आपको लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए केवल बताते चलता हूँ। आपको पूरा पूरा लिखा है तो दिखाने ही वाला हूँ इसलिए। अनुभव किसे कहते हैं, तो अनुभव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रय जो होता है, आश्रय आपको पता होगा जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, है ना, आश्रय, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या बोलेंगे, अनुभव कहेंगे। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है, तो संस्कृति हमें संस्कृति और सभ्यता के जटिल प्रश्नों से टकराने का की प्रेरणा देती है। अगला देखिए, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी, तो दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि बनती है। अगला देखिए, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे, तो सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, सहनाई। लास्ट 5वें का है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो किस काव्य संग्रह से ली गई है, सदा नीरा। किससे ली गई है, सदा नीरा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आपको आंसर से दिखा देते हैं 5वें के, किस प्रकार से आपको लिखना है आपके वार्षिक एग्जाम में। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके इनके आंसर्स लिखे हुए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहले में क्या है, हंस पत्रिका। दूसरे में ये आश्रय, 2 बार लग गया। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। लास्ट जो तीसरा वाला है, संस्कृति और सभ्यता के जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देती है ना, संस्कृति पर कविता। लास्ट आपका इसमें स्वर संधि हो जाएगा, इसमें सहनाई हो जाएगा, और इसमें सदा नीरा हो जाएगा 5वें वाले में। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वां क्वेश्चन से आपको दिखा देते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। आपको इसका आंसर हम दिखाने वाले हैं। देखिए रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहते हैं। आपको मेन चीज, आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करना है ना। ये क्वेश्चन पेपर आपको एक फॉर्मेट है, तो आपको इस पेपर से सीखना भी है। जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीखना है और इनको थोड़ा डीपली सीखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अधिकांशतः यही देखा गया है कि जो क्वेश्चन आपके सेट पेपरों में आए हुए हैं, उन या तो वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इनसे रिलेटेड
क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये समझिए कि इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। छठवां क्वेश्चन देखिए, रीति काल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीति काल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। नायक और नायिका के सौंदर्य व प्रेम पर आधारित श्रृंगार परक रचनाएं रीति काल के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। ये इतना आपको रीति काल के बारे में लिख देना है। कुछ रीति काल के 2 कवियों और उनकी रचनाओं को भी लिखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखी, तो वो भी हमने लिख दिया। आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक। और आप यदि इस प्रकार से पूरा लिख के आते हैं ना, तो 100% मानिए आपको यदि पूरे में पूरे नंबर ना मिले तो इस चैनल को सीधे ये मान के चलिए डिसलाइक करके चले जाना आप, है ना, और कुछ नहीं कहता मैं। तो आप यदि ऐसा लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी रचना देखिए। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा लिखी गई है। सुजान सागर घनानंद द्वारा लिखी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। छठवें का ही अथवा तक के क्वेश्चनों के कुछ क्वेश्चनों के अथवा के भी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अथवा के क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी आप लिखना चाहें, तो प्रगतिवाद की कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं। तो सुमित्रा नंदन पंत पहले कवि हैं प्रगतिवाद के, और इनकी जो रचनाएं हैं युगांतर, युगवाणी, ग्राम्या, ये 3 इनकी रचनाएं हैं। दूसरे कवि हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा है कुकुरमुत्ता, है ना, अनीमा, है ना, और नए पत्ते, बेला, अर्चना, इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपके परिचय पूछा हुआ है। परिचय किसका पूछा हुआ है? जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन के बारे में, है ना। इनका परिचय किस आधार पर देना है? 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान, बस इतना ही बताना है। जितना पूछा जाए उतना ही आपको पेपर में लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अन्य क्वेश्चन को भी तो टाइम देना है। यदि एक ही क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे देंगे तो जो आगे बड़े क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर वाले, वो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आपको जितना पूछा है इसमें उतने के ही आंसर आपको लिखने हैं। चलिए, और एक चीज़ और, आपको पूर्ण विराम और अल्प विराम का विशेष स्थान रखने, कहाँ पर लिखना है किसको, ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी विशिष्ट है और इसमें छोटी छोटी गलतियों के भी नंबर काट लिए जाते हैं। तो इसका 7वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में आपकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामायनी, ये महाकाव्य है, और करुणालय, ये आपका गीत नाटक है ना, गीत नाट्य है, ध्यान रखिएगा। साहित्य में स्थान इस प्रकार से लिखना है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य उच्च कोटि का है। आपके काव्य में इतिहास, दर्शन, आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। यदि आपको एक एक क्वेश्चनों के आंसर हम आपको बोल के समझा के बताएंगे तो टाइम लग जाएगा और वीडियो पर लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए अब आपको हम क्वेश्चन पढ़ के बताते जा रहे हैं और उनके आंसर से दिखाते जा रहे हैं। तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर ध्यान से देख लेना है और कोशिश करना है कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और उनके आंसर से आपको याद कर लेने हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? या फिर इसका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर के आधार पर राम लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। तो इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 8वें के दोनों ही आपके सामने हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। राजा तभी अच्छा लगता है, अच्छा कहलाता है, जब वह अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे, है ना। अनीति का साथ ना दे, किसका साथ दे?
नीति का साथ दें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसी का अथवा वाला है। पाठ के आधार पर भगवान राम की विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की विशेषताएं, 2 विशेषताएं निम्नलिखित, 2 नहीं आपको 4 लिख के दिखा दी हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिए गया है। कभी निराला की आंखें फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, है ना, क्यों नहीं हट रही थी। तो इसका जो सही जवाब देखिए आपको किस प्रकार से लिखना था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फागुन का मास तथा दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये लिख लेना है ध्यान से, है ना। अथवा का भी क्वेश्चन आपको, अथवा के क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप लिख लेना है। और यदि आप सेम फॉर्मेट भी लिख के आते हैं ना तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पूर्ण विराम और अल्प विराम को विशेष ध्यान रखना है। अशुद्ध नहीं लिखना है। यदि आप अशुद्ध लिखते हैं पेपर में, हिंदी के पेपर में खासकर अशुद्ध लिखेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे वहां पर गोल लगा के। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए जितना लिखें एकदम शुद्ध लिखें। 9वां के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन में क्या है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर, हास्य रस की परिभाषा, है ना, अथवा में उसकी दी गई। तो ये भी आप देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अंतर चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और वैसा आप जैसा पुरानी प्रथा है आपकी, लाइन खींच के एक साइड प्रबंध काव्य लिख दो, एक साइड मुक्तक काव्य लिख दो, है ना, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार यदि आप लिखते हैं तो इसमें जो चेक करने वाला है वो और अधिक प्रभावित होता है। तो ऐसा यदि आप लिखते हैं तो और अच्छा है, और जैसा आपको याद है फिर वैसा लिखना है ना। तो प्रबंध काव्य की ये आपकी कुछ अंतर लिखे हुए हैं, तो इन अंतरों को आप ध्यान से समझिएगा और इनको पढ़ के जाना है आपको, है ना। वार्षिक एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा। और इसके अथवा में देखिए, अथवा में जो हास्य रस की परिभाषा और उसका एग्जाम्पल पूछा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ना। देखिए, मैं इतना वीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ, है ना। इसमें हंसी आ रही ना, मतलब वो बोल रहा है कि मैं इतना वीर हूँ कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ। अरे इतना वीर कहाँ से, पापड़ को तो कोई भी तोड़ सकता है। गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ, मतलब अब किसी को भी गुस्सा आ जाए कागज़ को तो कोई भी मरोड़ देगा। तो इसमें एक हंसी आती है ना, किस प्रकार से है ये। ठीक, 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए या अतिशयोक्ति अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो दोहा छंद की आपको बारे में कुछ लक्षण लिखने, मतलब दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है, सीधी सीधी बात। तो ये देखिए यहाँ पर दोहा की परिभाषा यहाँ पर आपको दी गई है। 11वां क्वेश्चन, यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसकी प्रथम एवं तृतीय चरण में, इसके जो प्रथम है और तृतीय चरण है उसमें 13-13 मात्राएं, और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और ये एग्जाम्पल रहा आपका, रहमान पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12वें पूछा है, कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों को नाम लिखिए, है ना। ये इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको नोट करते हुए और इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो ये रहा आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही सोच समझ के लिखा हुआ है ना। तो आप इनको एकदम ये निश्चिंत रहिए कि गलत लिखा होगा, गलत बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी लिखा हुआ है एकदम रियल है और वास्तविक है। आपको इसमें कोई भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
कोई भी यूट्यूबर है तो कहीं से भी उठा के रख देता है, मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको जो कुछ भी दूंगा एकदम फैक्ट दूंगा, है ना, और विश्वसनीय होगा। आप वीडियो पुराने उठा के देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है रामवृक्ष बैनीपुरी के बारे में, है ना। तो रामवृक्ष बैनीपुरी, आप क्वेश्चनों के आंसर से कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी, क्योंकि अब जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, 13वें क्वेश्चन का आंसर। ये 14वें क्वेश्चन का और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। फिर ये 16वां, 17वां, है ना, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 18वें क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखने थे आपको इसके आंसर। 19वें क्वेश्चन में एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर संदर्भ आपको लिख लेना है ध्यान से, किस पार्ट से लिया गया है। बिल्कुल संदर्भ ऐसा लिखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कैसा। प्रस्तुत कविता उत्साह हमारी पाठ्यपुस्तक, तो यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, जो गद्यांश तो गद्यांश, पद्यांश तो पद्यांश, गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक इतने के इतने पाठ से ली गई है, वो लिखना है। ठीक, आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, ये है 20वें क्वेश्चन का आंसर, है ना। इसमें संवाद लिखना है। एक विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य में, प्राचार्य गलत लिख दिया यहाँ पर, तो थोड़ी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राचार्य गलत लिखा हुआ है। तो आगे देखिए, उनमें संवाद को इस प्रकार से लिखना है आपको। 21वां क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक, और फिर 22वें क्वेश्चन में एक आपसे एप्लीकेशन पूछी है, आवेदन पत्र, तो वो आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है। 13वें क्वेश्चन का आंसर यदि आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको इसका भी हम आंसर दे देंगे। जिस भी सब्जेक्ट पर आप, जिस भी टॉपिक पर आप निबंध नहीं बनता है या आप मुझसे लिखवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी भाषा में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हासिल करें, है ना, कुछ ना कुछ जानकारी आप उनको जरूर मिलेगी। इतने इस तरीके से यदि आपको पूरा इस तरीके से लिखना आ गया वार्षिक एग्जाम में, तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे, है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन, है ना, इसमें प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। ऐसी ही प्रेजेंटेशन यदि आपकी एग्जाम में रहती है, आप अपने वार्षिक एग्जाम में या इस एग्जाम में लिख के आते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।